नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों को संजोए हुए सन 2015 ने आखिरकार अलविदा कह दिया है और आगाज़ किया है नए साल 2016 ने। साल की शुरुआत के साथ हर कोई एक प्रण लेता है, हर कोई एक वादा अपने आप से करता है। आइए हम भी प्रण लें कि मिट्टी परीक्षण और बीजोपचार जैसे माध्यमों को अपनी खेती किसानी में अपनाएंगे। वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए सुझावों को अपनी खेती में अपनाकर भरपूर लाभ कमाएंगे और इस देश की तरक्की में पूरा सहयोग करेंगे। शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसान के खाते में जल्द पहुंचेगी सूखा राहत राशि। फूल गोभी में सामयिक कार, मटर की फसल में कीट नियंत्रण, दुधारू पशुओं की जानकारी जरूरी है और नंदन फलोद्यान योजना। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूखा प्रभावित प्रत्येक किसान के खाते में सूखा राहत की राशि जल्द पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीर है। प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पशुपालन, उद्यानिकी और मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान सतना से मैयर जाते हुए जीतनगर ग्राम में सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीणों से आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं, स्कूलों से मिलने वाली पाठ्य पुस्तकें, गरीबों को सस्ता खाद्यान्न और जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ मिलने की जानकारी भी प्राप्त की। इस समय फूल गोभी की फसल परिपक्व अवस्था में है। यह एक ऐसी फसल है जिसमें फूलों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, अन्यथा फूल खराब होने पर उसका मूल्य घट जाता है, जिसका सीधा साधा नुकसान उत्पादक के किसानों को उठाना पड़ता है। ऐसे में फूलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना। गोभी के फूल पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर फूल पीला पड़ जाता है, जिससे बाजार भाव घट जाता है। गोभी के फूल को धूप से बचाने के लिए पत्तियों को फूल के ऊपर समेटकर सिरों को बांध देना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो फूलों के ऊपर एक बड़े पत्ते को तोड़कर रखना चाहिए। ध्यान रहे, यह क्रिया हमें तभी करनी चाहिए जब फूल पकने लायक हो जाएं। साथ ही पत्तों को 7 दिन से ज़्यादा बांधकर नहीं रखना चाहिए। फूल गोभी की पिछेती किस्मों में इस क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। मटर की फसल में इस समय कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो फसल के लिए बहुत हानिकारक हैं। मटर की फसल में फूल आने की अवस्था पर एक हल्की सिंचाई करें। फसल की इस अवस्था में तना भेदक और बिहार की रोमल इल्ली बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। साथ ही लीफ माइनर तथा माहू की फसलों को भी बहुत नष्ट करती है। फली भेदक व इल्लियों को नष्ट करने के लिए क्लोरोसायर पर 1 मिलीलीटर दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 600 से 700 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साथ ही माहू और लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास की 600 मिलीलीटर की मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के नवजात बछड़े की मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के दूध नहीं देने पर पशुपालक भाई इंजेक्शन लगाकर पशु का दूध निकालते हैं। गांव में हम इसे दूध निकालने वाला इंजेक्शन या दूध उतारने की सुई के नाम से जानते हैं। इस इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जिसके कारण पशुओं में अनियमित दूध उत्पादन, पशु की गर्मी में आने में अनियमितता, ज्ञाबिन पशुओं में गर्भपात या अधूरा बच्चा पैदा होने की संभावना तथा पशु जेर का नहीं गिरना जैसे हानिकारक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। तो पशुपालक इससे बचने की कोशिश करें। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय तक बंद रहने से पशुओं के खुर बढ़ने के साथ खुरदरे व कठोर भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पशु चलने में असमर्थ होने के अलावा खुर सड़न बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसा करने से इन सब बातों को बुलावा देना ही होगा। नंदन फलोद्यान योजना पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीणों के लिए आय सृजन का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिए संचालित की गई है। योजना के तहत ऐसे हितग्राही जो अपने निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करने के लिए इच्छुक हैं, उनको रोजगार की मांग के साथ ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। ग्राम पंचायत प्राप्त प्रस्तावों को ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था वाले प्रस्तावों को प्रथम प्राथमिकता और जिनके पास सिंचाई व्यवस्था नहीं है उनको सशर्त द्वितीय प्राथमिकता क्रम में रखेगी।
जिसमें कपिल धारा योजना के प्रावधानों के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना शामिल होगा। परियोजना के लिए राशि की कोई सीमा बंधनकारी नहीं है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। बरनावर में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2,115 रुपये प्रति क्विंटल। बैतूल में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,430 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1,602 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करें बीना की, तो वहां गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,450 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं दमोह में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,440 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1,470 रुपये प्रति क्विंटल। अब हम बात करते हैं सोयाबीन के भाव की। आगर में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,901 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,743 रुपये प्रति क्विंटल। देवास में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,700 रुपये प्रति क्विंटल। धार में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,600 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,065 रुपये प्रति क्विंटल। गंजबासौदा में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,700 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,755 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं सरसों के उपज भाव की। नीमच में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 2,301 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,501 रुपये प्रति क्विंटल। रीवा में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 4,100 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,201 रुपये प्रति क्विंटल। सागर में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,875 रुपये प्रति क्विंटल। अब सतना की बात करें तो वहाँ सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,100 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में
वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, गेहूं की फसल रबी फसलों की सबसे खास फसल होती है और किसान भाई इसे बहुतायत से अपने खेतों में बोते हैं। लेकिन गेहूं की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है खरपतवारों से। और अगर ये खरपतवार अलग अलग किस्म के हैं तो इनके नियंत्रण का तरीका भी अलग होता है। गेहूं की फसल में संयुक्त खरपतवार नियंत्रण क्या है, इसका सही तरीका आइए जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल दुबे जी से। नमस्कार किसान भाई, मैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे, कृषि विज्ञान केंद्र नखत्रा रायसेन से। आज हम गेहूं में समन्वित खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि प्रदेश में गेहूं की बुआई जो है लगभग 38 लाख हेक्टेयर में होती है और कई ऐसे कारक हैं कि जिसकी वजह से गेहूं का अच्छा उत्पादन नहीं आता है। तो उसमें एक जहाँ पे सिंचित अवस्था है वहाँ पे खरपतवार की काफ़ी समस्या आती है और खरपतवारों से कई तरीके की हानियाँ भी होती है। और जो विभिन्न प्रयोग किए जा चुके हैं उनसे ये निष्कर्ष निकला है कि गेहूं में यदि खरपतवार नियंत्रण न किया जाए, लगभग 15 से 45 दिन की जो है क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जिसमें फसल और खरपतवार के बीच जो है कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है खाद को लेके, स्पेस को लेके, लाइट को लेके। तो ये जो है इसलिए खरपतवार को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। यदि गेहूँ की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उपज में लगभग 16 से लेकर 40% तक उपज में कमी आ जाती है। तो इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ सिंचित अवस्था में गेहूँ लगा है, 3 पानी 4 पानी किसान भाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और ये कई ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनमें यह स्पष्ट हुआ है कि 1 किलोग्राम खरपतवार जो है कम से कम 1 किलो जो है गेहूँ के उत्पादन को कम करता है। तो ये निश्चित है कि खरपतवारों से जो है गेहूँ की फसल को नुकसान होता है और उनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो इसमें खास ध्यान देने वाली बात है कि गेहूँ में मुख्यतः जो है सकरी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं। तो इसमें जो सकरी पत्ती के खरपतवार आते हैं इसमें जैसे गेहूं का मामा है, जंगली जई है, दूब है, मोथा है, ये सकरी पत्ती के अंतर्गत आते हैं जो हमारी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं। चौड़ी पत्ती के अंतर्गत दूधी आता है, बथुआ आता है, रमची आता है, महकुआ आता है, जंगली गोभी आता है, जंगली पालक आता है। कई ऐसे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं जो गेहूं की फसल को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान करते हैं। तो गेहूं में मुख्यतः सकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं। तो इसका हम नियंत्रण किस तरीके से करें? तो किसान भाई, इसका नियंत्रण हमको शुरुआती अवस्था से ही, जैसे ही हम फसलों का चयन करते हैं, बुआई करना शुरू करते हैं, उसी समय से हमें जो है खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले विधि आती है निवारक विधि। तो निवारक विधि के अंतर्गत हम 3-4 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, जो हम बीजों का प्रयोग करते हैं, हम प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। सोसाइटी, ब्लॉक सोसाइटी, कृषि विज्ञान केंद्रों से या कृषि महाविद्यालय मतलब संस्थाओं से जो है हम यदि प्रमाणित बीज लेते हैं तो उससे जो है उसमें कचरे के बीज नहीं रहते हैं क्योंकि वो साफ छना हुआ रहता है। तो हम प्रमाणित बीजों का उपयोग करें। दूसरा, जो किसान भाई हम खेतों में कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं या नाडेप खाद का प्रयोग करते हैं, अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट या नाडेप खाद का हमको प्रयोग करना है। कई बार ऐसा होता है कि अधपकी गोबर की खाद का हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ भी जो है कचरे के बीज हमारे खेतों में आ जाते हैं। और तीसरा, जो हमारी सिंचाई की नाली है, पानी की नाली है, तो उसको ड्रेन को भी हमको साफ़ सुथरा रखना है। जो अपने कृषि यंत्र हैं उनकी भी साफ़ सफाई करना है। तो निवारक विधि के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं जिससे हम खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी विधि आती है सस्य विधि। तो सस्य विधि के अंतर्गत भी जो है 3-4 बातें रहती हैं। मुख्यतः इसमें रहता है बीज दर। यदि हम उपयुक्त मात्रा में बीज दर का प्रयोग करते हैं, जैसे सामान्यतः 40 किलो बीज 1 एकड़ का गेहूं के लिए पर्याप्त होता है और 100 किलो बीज 2.5 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो उपयुक्त मात्रा में यदि हम बीज दर का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है खरपतवार नियंत्रित होते हैं। उपयुक्त पौध संख्या हमको खेत में रखना चाहिए। साथ ही जो हमारे उर्वरकों की मात्रा है, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि गेहूँ में 4:2:1 जो हमारा नत्रजन, स्फुर और पोटाश का तत्व रेशियो होता है, तो 4:2:1 में ही हमें तत्वों का प्रयोग करना है। तीसरी विधि आती है हमारी
ये यांत्रिक विधि के अंतर्गत कुल्पा डोरा या निंदाई गुड़ाई आती है। तो निंदाई गुड़ाई तो जैसा आप सभी जानते हैं कि गेहूं में जो क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं लगभग 15 से 45 दिन की होती हैं। तो हमको अपने गेहूं को की फसल को जो है उसको 15 से 45 दिन तक खरपतवार से मुक्त रखना है। तो हम पहला जो है निंदाई गुड़ाई जो है 20 से 25 दिन पे कर सकते हैं, और दूसरी यदि संभव हो तो 40 से 45। तो ये 2-3 विधियाँ जो हैं, जैसे निवारक विधि है, सस्य विधि है और यांत्रिक विधि है, इससे तो हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाई। साथ ही हम जो है रासायनिक विधियों द्वारा भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो खरपतवारों का हम रासायनिक नियंत्रण किस तरीके से करें, तो इसके लिए जैसा कि अभी सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवार अपने खेतों में गेहूं में आते हैं, तो इसके लिए हम यदि सकरी पत्ती के खरपतवार आ रहे हैं तो हम आइसोप्रोटान करके जो दवाई आती है, आइसोप्रोटान 70% WP, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के माध्यम से। 1 लीटर दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो जो सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसे गेहूं का मामा है, जंगली जई है, मोथा है, तो ये जो है आसानी से नियंत्रित हो जाएंगे। आइसोप्रोटान के अलावा हम सल्फोसल्फ्यूरान करके एक खरपतवार नाशक दवा आती है, सल्फोसल्फ्यूरान, ये हमको 70 WP में मिलेगी। इसकी मात्रा हमको लगेगी लगभग 33 ग्राम, 2.5 एकड़ के लिए 33 ग्राम मात्रा लगेगी। तो सल्फोसल्फ्यूरान का हम उपयोग कर सकते हैं। या क्लोडिनोफाफ करके एक दवाई आती है, 15% WP में आती है, तो इसकी भी हम 400 ग्राम मात्रा। तो यदि सकरी पत्ती के खरपतवार हैं तो हम आइसोप्रोटान दवा का उपयोग कर सकते हैं, या क्लोडिनोफाफ का कर सकते हैं, या सल्फोसल्फ्यूरान दवा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाई आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो चौड़ी पत्ती के अंतर्गत जैसे बथुआ है, हिरणकुरी है, कृष्ण नील है, अकराकरी है, महकुआ है, जंगली गोभी है, तो इसके लिए हम जो है 2,4-D सोडियम साल्ट, या तो हम 2,4-D सोडियम साल्ट या 2,4-D ईस्टर सॉल्ट, दोनों में से किसी भी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के माध्यम से। तो 1.25 लीटर दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं चौड़ी पत्ती के लिए। साथ ही चौड़ी पत्ती के लिए एक और खरपतवार नाशक जो है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, मेट सल्फ्यूरान मिथाइल नाम से, एली नाम से एक दवाई आती है, मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20 ग्राम जो है 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। 8 ग्राम की दवा जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो सकरी और चौड़ी पत्ती के लिए अलग अलग हम खरपतवारों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यदि खेत में दोनों तरीके के खरपतवार है, सकरी और चौड़ी पत्ती के, तो हम जो है आइसोप्रोटान प्लस 2,4-D दोनों दवा को मिला के 750 ग्राम आइसोप्रोटान और 500 ml दवा जो है 2,4-D को मिला के प्रयोग कर सकते हैं। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप सभी ने अपने खेतों में रबी फसलों की बुवाई का कार्य पूरा कर लिया होगा। कहीं कहीं तो यह फसल 20 से 25 दिन की भी हो चुकी होगी। अब समय है वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए विशेष सामयिक कार्यों को अपने खेतों में करने का, जिससे कि आप अपनी फसलों से भरपूर उत्पादन ले सकें। रबी की फसलों में सामयिक कार्य, इसी विषय पर जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव वर्मा जी। आज हम जो चर्चा करेंगे किसान भाई, गेहूं में जो आपकी क्रांतिक अवस्थाएं सिंचाई की हैं उन पर ध्यान देना आवश्यक है। गेहूं में जो प्रथम क्रांतिक अवस्था लगभग 22 से 25 दिन के बीच में हमारी प्रथम सिंचाई देना अति आवश्यक है। इसके अलावा हम लोग जो सिंचित अवस्था में गेहूं जो किसान भाई लेते हैं उसमें 6 बार सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जो अर्ध सिंचित या रेनफेड जो फसलें होती हैं उनमें सिंचाई से बोया जाता है और 1 या 2 पानी में वो फसलें आ जाती हैं, गेहूं की वो किस्में आ जाती हैं। परंतु जो हमारी सिंचित किस्में हैं
उनमें 5 से 6 सिंचाई हमारे किसान भाई देती हैं, परंतु उनमें भी जो क्रांतिक अवस्था है हमारे किसान भाइयों में, आज आपको बता रहा हूँ कि 22 से 25 दिन प्रथम सिंचाई देवें। दूसरी सिंचाई जब झंडी अवस्था, आपकी देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं झंडी निकल आई है, गेहूँ में डंडी छूटने लगती है, उस समय हमें दूसरी सिंचाई देना है। और अंतिम जो सिंचाई है वो है मिल्किंग स्टेज, यानी दुग्ध अवस्था गेहूँ की जो होती है, ये क्रांतिक सिंचाई की तीसरी अवस्था है। तो इस समय यदि हम गेहूं की फसल में सिंचाई देते हैं तो उतना ही उत्पादन लगभग हमें प्राप्त होता है जितना कि हम सामान्य 6 सिंचाइयों पर प्राप्त करते हैं। तो किसान भाइयों, ये क्रांतिक अवस्थाएं फिर से नोट कर लें। 22 से 25 दिन प्रथम बार जो सिंचाई देनी है, दूसरी सिंचाई जो देनी है 60 से 65 दिन पे झंडी अवस्था अधिकतर किस्मों में निकल आती है, और मिल्किंग स्टेज 85 दिन पर लगभग हमारे गेहूँ में आ जाती है। 85 से 90 दिन के बीच में हमें अंतिम सिंचाई देना चाहिए। तो ये गेहूं में साथ साथ जो खरपतवार की समस्या आती है इस समय हमारे किसान भाई, जो यदि जिनकी बुवाई हो चुकी है, उग आया गेहूं, 25 से 30 दिन का बीज का फसल है, तो एक बार यदि डोरा चला दें, कुल्फा चला दें, उसमें हैंडबिल हो चला दें तो अच्छी टिलरिंग होगी। तापमान काफ़ी ज़्यादा है, और किसान भाइयों को यहाँ सिंचाई देने में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो सिंचाई यदि दें उन पर यदि स्प्रिंकलर सिस्टम हैं, फव्वारा पद्धति सिंचाई की उनके पास उपलब्ध हो, तो उससे सिंचाई देने से तापमान को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उन खेतों में जहाँ पर गेहूं की फसल, आपने चने की फसल लगा रखी है, सभी फसलों पर यदि सिंचाई इस समय आप तापमान के बढ़ते प्रभाव को थोड़ा सा कम करने के लिए फव्वारा विधि से सिंचाई देना से तापमान में काफ़ी हद तक अंतर आता है और वो फ्यूम्स काफ़ी समय तक बनी रहती है। तो एक बात और है किसान भाई, जो है खरपतवार नियंत्रण की, तो इस समय हमें गेहूँ में, चने में जो खरपतवार नियंत्रण करना है, पहले तो डोरा चला दें या हैंडबिल हो चला दें चने में हो सके तो, और गेहूं में भी हैंडबिल हो चलाने से काफ़ी टिलरिंग होती है, कंसे फूटते हैं, अच्छा उत्पादन मिलता है। और साथ में साथ यदि हम खरपतवार नाशक ही डालना चाहते हैं तो सल्फोसल्फिरोन नामक जो खरपतवार नाशक है उसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ये काफ़ी उपयुक्त है। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा वगैरह आदि जो खरपतवार निकलते हैं उसके लिए बहुत अच्छी ये खरपतवार नाशक है सल्फोसल्फिरोन। इसको आप लोग उपयोग कर सकते हैं। 8 ग्राम प्रति एकड़ के मान से इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात आती चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई के द्वारा चने में खरपतवार नियंत्रण कर लें। जो किसान भाई खड़ी फसल पर खरपतवार नाशी डालने की ऐसी संस्तुति नहीं है, परंतु चने में जो बुआई के 3 दिन के अंतर लगभग 72 घंटे के भीतर हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग, पेंडेमिथिलिन नामक जो खरपतवार है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं चने में, मसूर में। इसमें आपको वो अंकुरन के पूर्व ही खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है, परंतु गेहूं में खरपतवार नाशी का इस समय आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब अगली बात आती है सरसों। सरसों भी हमारे काफ़ी क्षेत्र में बोई जाती है। सरसों में भी इस समय खरपतवार का काफ़ी प्रकोप हो गया है। उसमें कतारों में डोरा चला दें यदि हो सके तो बहुत अच्छा होगा। 60 सेंटीमीटर पे आपने बुआई कर रखी होगी तो कतारों में डोरा भी आप चला सकते हैं। कुल्फा निकाल करके आप जो है खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और जो अगली बात आती है हमारे जो सिंचाई की, तो सरसों में भी आपको सिंचाई इस समय दे देना चाहिए। और चने में भी लगभग 30 दिन की फसल जब आपकी हो जाए तो प्रथम सिंचाई देना चाहिए, और दूसरी सिंचाई जब फूल अवस्था लगभग समाप्ति पर हो और पलपट चने में आ रहा हो उस समय हमें दूसरी बार सिंचाई चने में देना चाहिए। तो ये हमारी जो सिंचाई की प्रमुख बातें हैं, खरपतवार प्रबंधन की बातें हैं। और साथ ही साथ एक और बात है, तुअर की जो हमारे किसान भाई कटाई कर रहे हैं, कटाई करके गहाई तत्काल करके अपने जो है उनको भंडारण के पूर्व लगभग 8 से 9% नमी जब रह जाए उस समय ही उनको भंडारण का कार्य करें। अन्यथा जो है कीड़े लगने, घुन लगने की संभावना रहती है। पर्याप्त मात्रा में जब आपकी अरहर की फसल सूख जाए खलिहान में, उसके बाद ही उसको भंडारण के लिए ले जाएं। चने में जो सबसे प्रमुख बात जो आती है वो आती है कीटों की। तो हमें कीट प्रबंधन के लिए कई सारे कीटनाशक बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो प्रथम हमें यदि हम केमिकल से, यदि रासायन से नियंत्रण कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो है क्विनोल-फॉस नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए, और उससे हम लगभग 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से इसका छिड़काव कर 500 लीटर पानी में करने से कीट नियंत्रण पा सकते हैं। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली
खुद अपनी कहानी, चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। कुछ नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं यानी कि लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।